बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? चैप्टर 8 हमने स्टार्ट कर दिया हुआ था बायो एनर्जेटिक्स का, और आज हम इसमें टॉपिक 8.3 डिस्कस करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो टॉपिक है आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों हवालों से ही आपका इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट एक्सप्लोर करेंगे कि जब भी ह्यूमंस जो हैं वो ड्रंक होते हैं तो उनका वॉकिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, वो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब से हो जाते हैं, डिपेंडिंग कि उन्होंने कितनी अल्कोहल कंज्यूम की है। तो क्या बर्ड्स के साथ भी इस तरह से होता है, एनिमल्स के साथ भी इस तरह होता है? तो आज हम इस वीडियो में ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जो है एक्सप्लोर करेंगे, तो वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना फूड के अंदर जो फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है एनर्जी वो किस तरह जो है ऑब्टेन करते हैं, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके ऑब्टेन करते हैं। दोबारा मैं बता देती हूँ कि फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करके ऑर्गेनिजम्स एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, और इस एनर्जी को रिलीज करने के लिए सेल्स जो है वो फूड की ऑक्सीडेशन को सेल के अंदर कैरी आउट करते हैं। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सही। मोस्ट कॉमन फूड मॉलिक्यूल जो है जो कि सेल ऑब्टेन करते हैं एनर्जी के लिए, वो ग्लूकोज है, जो कि ग्रेजुअली ब्रेक डाउन होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, ताकि उससे वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज कैरी आउट करवाई जा सके। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के क्या पर्पस है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का यही पर्पस है कि उससे जो है ना एनर्जी रिलीज की जा सके, जिससे वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज को कैरी आउट करवाया जा सके। ठीक है। अब हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह की होती है। सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो ज़ाहिर है उसकी एब्सेंस में होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है। अब अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन का फुल प्रोसेस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो इस प्रोसेस में जो है वो ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, जिससे मैक्सिमम एनर्जी हासिल होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन आपके दो फेजेस पर मुश्तमिल होता है। पहले फेज में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन ब्रेक होकर दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे फेज में पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इस दौरान तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है, जो कि सेल अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, और सिर्फ इसकी डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। अब हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि फर्मेंटेशन को देखेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। और इस प्रोसेस में ग्लूकोज की जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, उसकी वजह से एनर्जी भी जो है वो लेस अमाउंट में रिलीज होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का पहला फेज बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा होता है। इस फेज में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन ब्रेक होकर दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड यानी कि 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे फेज में पायरुविक एसिड कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। पायरुविक एसिड को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रीट किया जा सकता है, जिनकी डिटेल हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की एक टाइप है, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का जो है वो ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए कम एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के पहले फेज में बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन ब्रेक होकर दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड 3 कार्बन बना देता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड आगे जो है ना ब्रेक डाउन होता है, और इथाइल अल्कोहल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। ये प्रोसेस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है। अब आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन समझ में आ गई। तो कुछ नेचुरल कंडीशंस में क्या होता है कि जो बेरीज है ना, अ, उनकी शुगर जो है वो फर्मेंट होकर अल्कोहल बना लेती हैं, और जब भी बर्ड्स इन फर्मेंटेड बेरीज को खाते हैं तो उनके ऊपर अल्कोहल का असर होता है, और उसकी वजह से उनका फ्लाइट पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि किस तरह से जो है वो जो ह्यूमंस हैं
वो डायरेक्ट अल्कोहल कंज्यूम करके जो है ना थोड़े से ड्रंक हो जाते हैं, थोड़े से बहक जाते हैं। तो बर्ड्स बेचारों को तो पता भी नहीं होता कि हम ये क्या ले रहे हैं, उनको तो लगता है कि ये सिंपल बेरीज़ हैं, लेकिन कभी-कभार वो फर्मेंटेड बेरीज़ ले लेते हैं जो कि अल्कोहल बनी हुई होती हैं, और उसकी वजह से उनका फ्लाइट पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाता है बेचारों का, वो थोड़े से ड्रंक लगते हैं। तो ये आपको फैक्ट यकीनन थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, अब हम दोबारा देखेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। थोड़ी सी स्लाइड बोरिंग हो गई है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की एक किस्म है। ठीक है, जो ऑक्सीजन की जैसे कह लें कि कमी में होती है। ठीक है, ये प्रोसेस ह्यूमन मसल्स और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होता है। इस प्रोसेस के पहले फेज में अगेन बिल्कुल एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसा होता है, जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना देता है। जब मसल को ज़्यादा काम करना पड़ जाए, जैसे कि रनिंग हो गई, हैवी एक्सरसाइज हो गई, तो उस दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। लैक्टिक एसिड के जमा होने से मसल में पेन और फटीग का जो है ना फटीग हो जाती है, या उसका वो सबब बनना शुरू हो जाता है। बाद में जब ऑक्सीजन दोबारा मिल जाती है तो लैक्टिक एसिड दोबारा ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये अगेन आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या होगा। तो ये होगा कि लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल में फटीग होगी, पेन होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि जो मतलब अर्थ है या उसकी ज़मीन है, उसके इब्तदाई दौर में इन्वायरमेंट में फ्री ऑक्सीजन नहीं होती थी। इसलिए पहले ज़िंदा जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए एनर्जी हासिल करते थे और अपनी लाइफ प्रोसेसेस चलाते थे। आज भी कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि कुछ बैक्टीरिया और फंगाई ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एनारोब्स कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी में जब स्केलेटल मसल्स यानी कि एक्सरसाइज के दौरान बहुत ज़्यादा काम करती है, मतलब जब ह्यूमन बॉडी ज़्यादा काम करती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती। इस सूरत में मसल्स फर्मेंटेशन के ज़रिए एनर्जी हासिल करते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। फर्मेंटेशन को साइंटिस्ट ने इंसान जो है ना कह लें कि इंसानी फ़ायदे के लिए यूज़ किया है। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से चीज़ और योगर्ट बनाया जाता है। यीस्ट फर्मेंटेशन ब्रूइंग और बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होती है, जबकि सोया सॉस जो है वो एक फंगस के ज़रिए फर्मेंटेशन से तैयार होती है। ठीक है, तो आपको ये इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। आपकी बुक में जो है इसका कंपैरिज़न थोड़ा-सा बाद में दिया हुआ है, लेकिन पूरा जब जो है ना मैकेनिज़्म समझा दिए तब इसका कंपैरिज़न दिया हुआ है। लेकिन मैंने ये आप लोगों को एरोबिक और एनारोबिक का ओवरव्यू अभी दे दिया है, तो मैं इसका कंपैरिज़न भी अभी दे रही हूँ। जब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं पूरा मैकेनिज़्म बताऊँगी, अगर मैं इस वीडियो में बताती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इस टॉपिक को ब्रेक कर लिया है। तो अभी मैं इसका कंपैरिज़न बता रही हूँ, तो आगे चल के जो क्रैब साइकिल वगैरह उसका पूरा मैकेनिज़्म बता दूँगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये जो है ना चैप्टर डन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप फ़िलहाल इसका कंपैरिज़न देख लें कि ऑक्सीजन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगेन ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एटीपी यील्ड की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट 36 एटीपी बनती हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी बनती हैं। ये बात तो आपको तब समझ में आएगी जब हम पूरा ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे। फाइनल प्रोडक्ट्स देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड में प्रोडक्ट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड या इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। साइट ऑफ ऑकरेंस देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। इम्पॉर्टेंस अगर आप देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के लिए मेन एनर्जी सोर्स है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की कमी में एनर्जी देता है। ऑर्गेनिजम्स में की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में होती है। रोल इन ह्यूमंस देखें तो ह्यूमन बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में इंटेंस एक्सरसाइज के दौरान होती है। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा एफिशिएंट होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़रा सी कम एफिशिएंट है।
यूज़फुलनेस देखें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से इथेनॉल, चीज़, योगर्ट और ब्रेड जैसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। तो ठीक है, ये टॉपिक आपका भी एंड नहीं हुआ है, हम इसको आगे भी देखेंगे, लेकिन आपकी ये वीडियो थोड़ी-सी एंड हो गई है। अच्छा, ये मैंने इसके ऊपर ये वाली ये लगा दी है इसके ऊपर। अच्छा भई, सीधा हो जाए यार, सीधा हो जाए ताकि मैं एक्सरसाइज़ के क्वेश्चंस तो पढूँ। मुझे नहीं पता था ये इतना घूमेगा। सीधा हो जा, सीधा हो जा। अच्छा जी, इसमें से कौन-सी जो है वो ट्रू है? अच्छा 1 मिनट मैं इसको ना पॉज़ करती हूँ। चलें एक काम करें, अगर आपको ऐसे ही समझ में आता है ना, तो इन क्वेश्चंस को ज़रा मुझे आंसर तो करने की कोशिश करें। आज आप लोगों का ना इस वीडियो के एंड में यही चैलेंज है। ठीक है? चलें, इसको दोबारा से एक दफ़ा और घुमा लेते हैं, और अगर इसका आंसर दे दिया ना फिर मैं मानूँगी। ठीक है? चलें, तो वीडियो को एंड करते हैं। एक्सरसाइज़ के क्वेश्चंस होंगे तो मैं मानूँगी, बाकी ये कि मेहनत करते रहो, इसी तरीके से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। एक्सरसाइज़ के क्वेश्चंस की नहीं हुई तो टॉपिक की तो हुई होगी। ठीक है? थैंक यू सो मच, और अपना ख़्याल रखें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें।